नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, आप हैं व्यालोक पाठक जी। व्यालोक पाठक जी पेशे से पत्रकार हैं, छात्र रहे जेएनयू के, कुछ बेहद बेस्ट सेलर्स किताबों के रचयिता हैं, लेखक हैं, धर्म पर भी बात करते हैं और संभवतः इनकी भावनाएं आहत हो गई हैं। भावना बेन जिसको कहते हैं ना दर्शकों, वो आहत हो गई। आहत तो करोड़ों लोगों की हुई हैं और वो हुई हैं आदि मानव, माफ कीजिएगा, आदि पुरुष। आदि पुरुष नाम का एक मजाक हुआ है बॉलीवुड द्वारा सनातनियों का, हिंदू धर्म का। पहले कहा गया रामचरितमानस से प्रेरणा लिया है, उससे पहले यह कहा कि रामचरितमानस ही बना रहे हैं, और अब जब बजरंग बली का गदा सर पर पड़ गया तो कह रहे हैं साहब हम तो इसको, कोई प्रेरणा वेरणा नहीं थी, ये तो हमारी क्रिएटिव लिबर्टी है। व्यालोक जी नमस्कार। नमस्कार सर। सभी अयोध्या में मुहूर्त। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा विनम्र अभिनंदन, प्रणाम स्वीकार करें सभी जी। अयोध्या में मुहूर्त हुआ जी। मुहूर्त के बाद टीजर आया, टीजर में थू थू हुई, वापस हुए, वापस होके ट्रेलर लाए, ट्रेलर में रावण को छुपा दिया, फिर कुछ खेल ऐसा कर गए, और उसके बाद आखिर में जब दुकानदारी शुरू की, यानी फिल्म जब रिलीज की, तो थिएटर्स में हनुमान जी के लिए एक सीट रिजर्व किया। और उस सीट रिजर्व करने के बाद, यानी मार्केटिंग के उस फंडे के बाद भी, जब हर तरीके से निंदा शुरू हुआ, दर्शकों का रिएक्शन आना शुरू हुआ, सनातनियों का रिएक्शन आना शुरू हुआ, तो अब पहले कुतर्क देने का प्रयास हुआ और उसके बाद जो है वो फिर एक बार सुन रहे हैं कि नहीं साहब हम उसको रीराइट करेंगे, डायलॉग्स हटाएंगे। सर ये बताइए, ये जानबूझ के था, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे हुआ, या क्या था? ये हो क्या गया? ये देखिए, बात शुरू से शुरू करते हैं। आदि पुरुष जो है वह 600 करोड़ की कुरूप, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, वह 600 करोड़ की कुरूप और निंदनीय दुर्घटना है। तो पहले तो कुरूप है, दूसरे निंदनीय है और तीसरी दुर्घटना है। बावजूद इसके, आपने जो कहा कि मेरी भावनाएं आहत हुई हैं, मेरी भावनाएं नहीं आहत हुई हैं, क्योंकि किसी 2 कौड़ी के राइटर में या 2 कौड़ी के फिल्मकार में ये उसकी औकात नहीं है कि मेरी भावनाओं को आहत कर दे। मेरे प्रभु श्री राम को वह जो नहीं दिखाना चाहिए दिखाकर, या प्रभु हनुमान को, बजरंगबली को वह दिखाकर मेरा क्रोध ले जाए, क्योंकि मेरे क्रोध की भी कीमत है। मेरे मतलब किसी सनातनी के क्रोध की। बात यहां से शुरू होगी कि पिछली कभी बातचीत में मैंने आपसे जिक्र किया था मिसप्लेस्ड आइडेंटिटी की और मिसप्लेस्ड मॉडर्निटी की। ये मनोज मुंतशिर जो हैं, इनके साथ किसी को भी जो दिक्कत हो रही है वो इसलिए कि 2014 के मनोज मुंतशिर को देख रहे हैं। 2014 के बाद इस देश में एक बड़ी जमात पैदा हुई, जिनको मैं 2014 के बाद के राष्ट्रवादी कहता हूँ। उस दौर में बहुत सारे लाल लाल वाम वाम वालों ने अपना पटका उतार के भगवा ध्वज धारण कर लिया, भगवा गमछा पहन लिया। लेकिन दिक्कत यह है कि बचपन में हम लोगों ने पंचतंत्र भी पढ़ा है और हम लोगों ने नानी दादी से कहानियां भी सुनी है। तो एक कहानी होती थी रंगे हुए सियार की, जो नील के हौद में गिर जाता है और फिर वो जाता है तो उसको लोगों ने, मतलब जंगल है तो जंगल के लोगों ने, जानवरों ने राजा बना दिया। लेकिन वो जो अंदर की हुक है, जो आपका नेचर है, वह कैसे बदलेगा? तो मनोज मुंतशिर की अंदर की हुक तो वही है, वामपंथी जहर, जिसमें वो कभी कहते हैं कि उनके पिताजी पुरोहित थे। आप उनके पुराने रिकॉर्डिंग्स देखिए। मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा बहुत, चूंकि मेरा काम उससे सम्मिलित है, तो मैंने एक आध रिसर्च के लिए देखा। तो बड़े गर्व से बता रहे हैं कि उनके पिता शिव स्तोत्र गाते थे। अच्छा, ये इतने कुपड़ हैं मनोज, मियाँ मनोज,
कि ये शिव स्तोत्र को शिव स्रोत कहते हैं। ठीक, इनको सोर्स का और स्तोत्र का अंतर नहीं पता है। और ये भाई साहब बड़े लेखक हैं, तो आप इस देश का क्या कीजिएगा। बहरहाल वह एक व्यक्तिगत बात हुई, और व्यक्तिगत आक्षेप भी मैं करूंगा। मैं इसमें कहीं ये दायरा नहीं बांधता कि किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत आक्षेप आप पर होगा अगर आप इस समाज के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैं, आप इस समाज के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं। यह अलग बात है कि आजकल सब वैसे ही हो रहे हैं, लेकिन खैर, तो वह बहुत गर्व से बताते हैं कि तब मनोज मुंतशिर दे दे मुझे मदीने से आवाज लगा दिया करता था, और इस पर रेख्ता में प्रोग्राम में तालियां बजती हैं। तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी इस तरह से कार्व की पहले मुंबईया समाज में, और इसके लिए मैं उनको गाली भी नहीं देता, क्योंकि बम्बई का जो हाल है, जो हिंदी फिल्मों का हाल है, वह जो बॉलीवुड है, उसमें आप एक खास चरित्र के नहीं होंगे तो आपको जगह नहीं मिलती है। आप कुछ भी कर लें, नेपोटिज्म वगैरह तो बाद में आता है, पहले तो घुसने के लिए आपको एक खास चरित्र का होना जरूरी है। और अब ये कि अभी तो राष्ट्रवाद की सेल लगी है, 14 और 14 के बाद 19 के बाद बाबा जी 22 में भयंकर जी, मतलब रिकॉर्ड तोड़ सफलता महाराज जी की यूपी में। तो राष्ट्रवाद की सेल है, तो चलो भैया इसमें नहा लो। तो इसमें पृथ्वीराज भी बन जाता है, तो पृथ्वीराज को भी मुंह की खानी पड़ी ना। पृथ्वीराज की चर्चा इसलिए नहीं हुई क्योंकि अक्षय कुमार को गलती समझ में आ गई, निर्माता निर्देशक को समझ में आ गई, चुपचाप अपने बिल में घुस गए। बिल्कुल। ये मनोज मुंतशिर इतने बेहया हैं, इतने निर्लज्ज हैं, इतने पामर हैं, शठ हैं, कृतघ्न हैं, धर्मद्रोही हैं कि ये चैनल चैनल घूम घूम कर, भोजपुरी की एक कहावत है, लजाइल लइका ढोड़ी टोएला, तई लजाइलो नहीं खान, बाकी री ढोड़ी तो होता है, बुझाइल लू। सही सही सही, बिल्कुल सही बात। चैनल चैनल घूम घूम कर ये पहले इन्होंने कहा कि राम कथा में बिल्कुल बदलाव नहीं होगी, जब सैफ अली खान को दिखाया गया जी। फिर इन्होंने कहा कि अब सब कुछ ठीक है। फिर इन्होंने सैफ अली खान को गायब किया, क्योंकि जनता बहुत भड़की हुई थी, इनको लगा कि बात उतने से संभल जाएगी। जब असल घोटाला सामने आया तो एक शो के बाद तो जनता, थैंक्स टू सोशल मीडिया, और मैं कहता हूं कि इस देश को मार्क जुकरबर्ग का बहुत आभारी होना चाहिए कि इसने अधिकतर लोगों की, आज मैं एक किसी चैनल पर देख रहा था, उसमें तमाम दिग्गज लोग अपने समय के बैठे हुए हैं। सतीश कुमार सिंह, सतीश के सिंह, जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तो वो लोग मक्का मदीना के साहब हुआ करते थे। कुमार राकेश बादल, मतलब वो भी साहब थे। अम्बरीश कुमार, ये सब मतलब पत्रकारिता के मेयार थे। आजकल मैं देखता हूँ सब यूट्यूबर बने हुए हैं। रवीश का हाल पता ही है, अजीत अंजुम का पता ही है, पुण्य परचून का पता ही है, ये सारे। और ये इसीलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह के गिराते हैं, या ये इसीलिए गाली देते हैं क्योंकि जनता 2 मिनट में इनका टिया पांचा कर देती है। हाँ ठीक है कि व्हाट्सएप पर बहुत सारी गलतियां भी आती हैं, बहुत सारे ये भी आते हैं, बहुत सारे फॉरवर्ड गलत होते हैं, लेकिन खैर हमारा काम अभी वो नहीं है। तो इन्होंने जब देखा कि यह महानतम दुर्घटना हो गई है, तब इन्होंने निर्लज्जता का आवरण ओढ़ा कि हमारे नानी एक कहती थी कि एक निर्लज्ज था, उसके पीछे एक गाछ जन्म गया, पौधा। तो सबने कहा निर्लज्ज, पौधा हो गया, पौधा हो गया। तो उसने कहा कि जाने दो यार, जामल त जामल छाए नु भइल। तो मनोज मुंतशिर को मैं उस कैटेगरी में रखता हूँ, उस श्रेणी में रखता हूँ कि वो छाह वाले हैं। वह लगातार यह दलील दे रहे हैं कि हम हेविली इंस्पायर्ड। हेविली इंस्पायर्ड क्या होता है? या तो राम कथा होती है या नहीं होती है। और राम कथा क्या है? आप कहेंगे कि रामलीलाओं में एक छत्तीसगढ़ी रामलीला है, उसमें बाकायदा छोटे बच्चों ने बनाया है, और वो एक समय बहुत पॉपुलर हुआ था यूट्यूब पर। उसमें कुछ गालियां भी हैं छत्तीसगढ़ी की, तो आप कहेंगे कि उसको मैं फिल्म के तौर पर एक्सेप्ट कर लूं। भाई भाषा का लौकिक, वाचिक,
लिखित, तमाम तरह के संस्कार होते हैं। और आप अगर लेखक होने का दावा करते हैं तो आपको तो ये जानना चाहिए ना, आप ये सब कुछ नहीं जानेंगे और आप बकवास कर रहे हैं कि काल को कालीन पर बुला रहे हैं, इसमें गलत क्या है? अगर उनका कोई चेला ये सुन रहा है और उन तक पहुंचा सकता है तो मैं चूंकि भाषा का एक विद्यार्थी हूं तो मैं बताता हूं मनोज कि इसमें गलत क्या है। काल को अगर आप बहुत कोलोक्वियल होना चाहते थे तो आप कह सकते थे कि काल को आप न्योता दे रहे हैं महाराज, वरना काल को आमंत्रण दिया जाता है। अगर भाषा रामायण के पात्र की है, अगर रामायण का खल पात्र भी है, समुद्र खल पात्र है, और उससे गोस्वामी जी ने वह दोहा कहवाया है जिस पर आज तक गोस्वामी जी की खिंचाई होती है और नारीवादी लोग, ये लंपटवादी तमामवादी लोग उनकी खिंचाई करते हैं ढोल गंवार वाले दोहे पर जी। लेकिन उस भाषा को भी देखिए कि उस भाषा में अवधि का संस्कार नहीं बिगड़ गया है। और जहां गोस्वामी जी ने संस्कृत लिखी है वहां संस्कृत है। आपने तो घोर मट्ठा किया है भाई। और सबसे बड़ी बात मनोज मुंतशिर ने यह कही है कि मैंने इस जनरेशन से जोड़ने के लिए राम कथा जी कि इस जनरेशन को राम के बारे में पता नहीं है, यह बहुत ही अपमानजनक बात है। और मनोज मुंतशिर जहां किसी युवा को या युवती को दिखें उन्हें बेहिचक 2 थप्पड़ रसीद करने चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना घटिया इल्जाम लगाया है। आपने पूरे समाज का ठेका ले लिया है कि हमारे नवयुवकों को नवयुवतियों को राम कथा नहीं पता है। और आपसे मैं अगर पूछूं कि जटायु के की पूरी कथा बताइए तो आप बता देंगे क्या? मैं अगर रामायण के बारे में बिल्कुल सूत्र उसके पूछने लगूं जी तो वो तो आपसे नहीं होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इनके जो सबसे घटिया डायलॉग्स हैं, तेल तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी लंका तेरे बाप की, लंका लगा देना, ये मुहावरा इनको वहां से सुनाई दे दिया, ठीक, कि इसी को देख के हुआ होगा कि लंका लगा देना। भाई मनोज, अगर अनपढ़ हो तो कभी कभार बड़े लोगों से कुछ सीख लिया करो। अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग। भगवान श्री राम कहते हैं स्वर्णमयी है लंका, तो लंका लगा देना, लंका बना देना, सोने की लंका भी थी भाई, उसका मतलब यही नहीं होता है कि जला देना, और वहां से नहीं आई है वो। काल पर कालीन बिछा रहे हैं, उसके बाद अंगद कह रहे हैं कि अभी लेटा हुआ मिलेगा। अंगद का आप संवाद देखिए, चाहे वो रामचरितमानस में हो चाहे वह वाल्मीकि रामायण में है, वो दूत हैं। और दूत की भाषा, विलक्षणता, दूत कौन बनता था मनोज जी? आप मूर्खराज को, मूर्खाधिराज को यह भी पता है कि दूत बनने के 5 जो कसौटियां होती थी दूत बनने की, उसमें वाग्मिता सर्वप्रथम थी, शास्त्र ज्ञान दूसरा था, और बाकी 3 बताऊं या रहने दूं? लेकिन नहीं, आपको बिल्कुल बताइए, कोई मतलब नहीं है। दर्शकों दूत को बनने बताइए। के 5 दूत बनने के 5 बिल्कुल एकदम सार्वभौमिक नियम थे। पहला होता था कि दूत वाग्मी हो, वाग्पटु हो, यानी तब तो वह अपने जो भी उसके एम्प्लॉयर हैं, अगर मैं आज मैसेज की पहुंचा पाएगा। तो उनका मैसेज एज इट इज या उससे आगे बढ़ के। दूसरी उसकी थी कि वह बुद्धिमान हो, तो केवल मैसेज पढ़ा के ना चला है कि हमारे राजा ने फला 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 कहा है और ये मान लो वरना ये नहीं। अंगद को तो उन्होंने नहीं कहा था कि तुम पैर लगा देना, अंगद ने पैर लगा दिया, कहा कि उखाड़ो भाई, सब लोग मिल जाओ। उन्होंने राम जी को, हनुमान जी को तो नहीं कहा था कि तुम लंका जला देना, लेकिन लंका जला दी। तो दूसरी है बुद्धिमत्ता। तीसरा है शास्त्र ज्ञान। शास्त्र मतलब क्या? शास्त्र मतलब पोथी पतरा नहीं होता है भाई।
शास्त्र मतलब जो उस समय की तमाम विद्याएं थी और हमारी तमाम विद्याएं थी, वैदिक संहिताएं आप देखिए तो उसमें आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, धनुर्वेद की शाखाएं प्रशाखाएं हैं, आयुर्वेद की शाखाएं प्रशाखाएं हैं, वह है। तीसरा उसका ये होता था, चौथा होता था कि उसे राजनीति का ज्ञान हो। सही बात। वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होता था श्रीमान जी, आपकी तरह बकवादी नहीं होता था। तो वह जानता था कि किस राजा के किसके साथ संबंध हैं, मेरे मालिक के हित किसमें हैं, जो अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं। आज जो हम लोग जेएनयू में इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा रहे हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशंस वो लोग पढ़े होते थे। और पांचवा और अंतिम होता था प्रखर स्वामी भक्त हो। ये 5 गुण देखकर दूतों का चुनाव होता था। और आप कह रहे हैं कि अंगद बोल रहे हैं कि लेटा हुआ मिलेगा, कैसी भाषा है? आप इस पीढ़ी को बता रहे हैं कि इस पीढ़ी को रामकथा के बारे में नहीं पता है। तो मैंने इसमें इनका अहंकार देखिए। पहला तो जो गोस्वामी जी, मुझे लगता है करीबन 600 वर्ष हो गए होंगे उनके रामचरितमानस के, या कुछ ऊपर नीचे रख लीजिए, अकबर के समय समकालीन थे। तो 600 वर्षों से जिस किताब की कीर्ति बढ़ती जा रही है लगातार, जिसने हिंदुओं को एक संबल दिया, वो गोस्वामी जी यह दावा करते हैं कि मैं राम कथा का चित्रण कर सकूं ऐसी मेरी गति और मति नहीं है भाई, नहीं है। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागद कोरे। और ये आजकल के चूजे ये कहते हैं कि ये राम कथा का वर्णन कर रहे हैं। बहुत खूब, पहला अहंकार। दूसरा अहंकार कि भैया इस पीढ़ी को कुछ नहीं आता जाता है जी, इस पीढ़ी से ही तमाम तरह के लोग निकले हैं जो इनको बिठा के 20-25 घंटे का प्रवचन देंगे। मैं तो इस पीढ़ी से हर एक दिन कुछ न कुछ सीखता हूँ, चाहे वो तकनीक का मसला हो, चाहे वह धर्म ग्रंथों की बात हो, चाहे वह किसी चीज की बात हो। इस पीढ़ी में क्या संस्कृत के जानकार नहीं है? बिल्कुल। इस पीढ़ी में क्या हिंदी के जानकार नहीं है? इस पीढ़ी में क्या धर्म और अध्यात्म के जानकार नहीं है? इस पीढ़ी में क्या योग के जानकार नहीं है? सब है। बिल्कुल। आपकी दुनिया चूंकि 10 बाई 12 का एक एसी कमरा है, तो आपने ये तय कर लिया कि आप सबको गरिया देंगे। ये इनका घमंड है और ये इनकी मूर्खता है, अहमन्यता है, और इसलिए मनोज मुंतशिर को माफ नहीं किया जा सकता है। ठीक बात है व्यालोक जी। जब आपने ये उनके इन निजी, मैं कहता हूं मनोज जी के निजी गुण जो अब मनोज मुंतशिर के आगे शुक्ला भी लगाने लगे हैं, है ना, अमेठी के रहने वाले हैं, इलाहाबाद में पढ़ाई किया, आज का प्रयागराज तब का इलाहाबाद, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही है। अच्छा, ये जब इतना इनका कुतर्क और ये घमंड आपने कहा जो इनका सामने निकल के आया, इसी के साथ साथ क्या यह पूरा जो भद्दा मजाक जो जिसको आपने एक दुर्घटना तक कहा, एक कुरूप दुर्घटना कहा, निश्चित रूप से वो कुरूप दुर्घटना है, एक प्रयास है सनातन को एक तरह से गाली देने का। क्या कहीं आपको ऐसा भी लगता है कि यह सब कुछ जानबूझकर एक एजेंडे के तहत, जो कि बॉलीवुड, देखिए बॉलीवुड की ये रवायत रही है, बॉलीवुड ने कब क्या क्या किया है ये समाज को पता है, और खासतौर से हिंदू देवी देवताओं और हिंदू कहानियों या सनातनी जो तमाम दृष्टांत हैं उनके ऊपर जब भी काम किया है या जब भी कैमरे के सामने उसको ले आए हैं तो किस किस तरीके से करें। मनोज मुंतशिर भी उसी खेमे से आते हैं, वो जो सो कॉल्ड पाखंडी शुद्धतावादी खेमा है जो शीलता की प्रगति को, जब शीलता को आगे ले जाके नाली में बहा देता है और नाली तक उसकी शीलता प्रगति कर जाती है तो वो प्रगतिशील कहलाता है। तो उसकी समझ प्रगतिशीलता की ये होती है ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है, तो क्या ये उसी बॉलीवुड के क्रम को आगे बढ़ा के राष्ट्रवादी चोले में और अपने आप को हिंदू हिंदू खेलते हुए और कविताएं सुनाते हुए कुछ इस तरह का, जैसा होता है ना कि एक बाजीगर होता है, उसको बेचना होता है जंतर, बेचना होता है कोई इस तरह की शीशी में तेल,
और वो सांप और नेवले की लड़ाई पहले दिखाता है डमरू बजा बजा के। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई एजेंडा खोरी की गई? इसमें अनुमान लगाने की बात नहीं है, ये वही है। देखिए, हम्म। सो कॉल्ड बॉलीवुड यानी जो मुंबईया हिंदी फिल्में हैं, इनके पतन की कहानी कहाँ से शुरू की जाए। ये इतने पतित हैं कि हिंदी फिल्में बनाते हैं और उसके स्क्रिप्ट से लेके गाने तक रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं। इनका कोई हीरो 2 लाइन हिंदी नहीं बोल सकता सिवाय अमिताभ बच्चन के और अभिषेक बच्चन के। और इधर अब जो कुछ लोग गए हैं, जैसे मनोज वाजपेयी हो गए या इरफान थे या त्रिपाठी हैं, जो पंकज को कह सकते पंकज हैं। त्रिपाठी, ऐसे लोग कुछ हिंदी बोल लेते हैं। अदरवाइज सारे के सारे इनके जो हैं वो भले 10वीं फेल हैं, 8वीं फेल हैं, रणबीर कपूर टाइप लोग हैं, करीना खान टाइप लोग हैं, लेकिन वो हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं। तो वहां से शुरू कीजिए। इस दौर में खास तौर से पिछले 1.5-2 साल से, और जब से वो एक हीरो मरा, उसका अच्छा नाम था सुशांत सुशांत राजपूत जी। राजपूत, उसके बाद से खास तौर से हिंदी फिल्में बहुत बुरी तरह पिटी। फिर बाजार ने ये देखा, इसमें दोनों बातें हैं। बाजार ने ये भी देखा कि राष्ट्रवाद भी बिक रहा है, क्योंकि देखिए जो बाजारू होगा जी। और जो व्यापारी होगा वो केवल और केवल हर एक स्थिति में अपना मुनाफा देखता है। तो निश्चित। ये लोग प्रतिष्ठित नहीं है, ये बाजारू हैं, पतित हैं। इन्होंने देखा कि राष्ट्रवाद बिक रहा है। इनके शब्दों में राष्ट्रवाद बिकेगा क्या? राष्ट्रवाद की चीजें लोगों को पसंद आई, जो अच्छी बातें थी। भाई उरी अच्छा लगा लोगों को, उसी समय और सारी फिल्में आई। बाहुबली ने उस पर एक ठप्पा लगा दिया। साउथ की फिल्में बहुत चली, वो इसलिए चली क्योंकि जो हिंदू जनमानस फूट रहा था, 70 वर्ष का मवाद जो फूटा है, तो अब हिंदू जनमानस हर एक जगह रिक्लेम करता है। आप उसको गुंडा कहिए, आप उसको कुछ भी कहिए। भाई हरिद्वार में कुछ लोगों ने पिटाई कर दी, आप उसको देख सकते हैं कि वो, लेकिन वो गुस्सा है कि आप कहीं भी सड़क पर नमाज पढ़ने लगते हैं, आप कहीं कुछ करने लगते हैं, तो वो जो गुस्सा है, वो दबा हुआ गुस्सा, वो प्रकट हुआ बाहुबली में, और बाहुबली ने उस पर ठप्पा लगा दिया। उसके ठीक है। बाद आप ये लगातार फिल्में पिटी। अब ये जो आदि पुरुष की टीम है, वो न तो शाहरुख खान है ना आमिर खान है। आमिर खान के पास चीन था तो उसने दंगल को चीन में 2000 करोड़ की कमाई करवा दी। अब उसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा कि चाइनीज भाषा में दंगल किसने देखी, क्यों देखी। ठीक है, उसने 2000 करोड़ कमाए होंगे, मुझे नहीं पता। पठान को 800 करोड़ की कमाई करवाई गई, जबकि लखनऊ में आपने मैंने देखा है कि हॉल्स खाली थे पहले बिल्कुल। दूसरे दिन से। बावजूद इसके, और पठान एक विशुद्ध मनोरंजन की फिल्म थी। ठीक है, बहुत दिनों बाद एक ऐसी फिल्म आई थी जिसमें सिर पैर नहीं था, कई टुकड़े जोड़ दिए गए थे, और उससे अगर कोई सच्चा फिल्मों का रसिक है जिसको केवल फिल्म चाहिए, स्टार पावर चाहिए, तो पठान बुरी फिल्म नहीं थी। बावजूद इसके 800 करोड़ कमा गई, तो ठीक है भाई, वो भी मैं मान लेता हूं। आदि पुरुष वाले ओम राउत जो हैं, वो इसके पहले तानाजी बना चुके थे और तानाजी में बहुत गालियां खा चुके थे उस खेमे से। सो कॉल्ड जो प्रगतिशील, मैं उन्हें परवर्टेड खेमा कहता हूं, तो परवर्टेड खेमा से वो बहुत गालियां खा चुके थे। हालांकि तानाजी हिट रही थी, वो उसी दौर की फिल्म थी और तानाजी अच्छी फिल्म थी। अब आदि पुरुष में इन्होंने चाहा कि पता नहीं कुछ कैसा कर दें, और उस पर से राइटर के तौर पर इन्होंने ले लिया मनोज मुंतशिर को। जो मनोज मुंतशिर खुद को वाल्मीकि, व्यास सबसे आगे मानते हैं। वरना हर एक कवि की, हर एक लेखक की पहली विशेषता यह होती है, आदि कवि वाल्मीकि से लेकर और हमारे धूमिल तक। धूमिल कथित तौर पर प्रगतिशील थे और प्रगतिशील खेमा उनको अपने में रखता है, लेकिन मेरे प्रिय कवि हैं। धूमिल तक पहली बात यही कहते हैं कि मुझे कविता नहीं आती, मुझे कुछ नहीं आता है, और उसके बाद वो पूरी दुनिया की बात करते हैं। यह महामूर्ख पहली बात यह कहता है कि मुझे सब कुछ आता है, आप लोग केवल सुनिए। तो पहली बात ये थी। दूसरी बात जो मैंने मिसप्लेस्ड
आइडेंटिटी की बात कही। आइडेंटिटी। आपको मैं एक अर्बन लेजेंड सुनाता हूँ कि जो दीपिका चिखलिया बनी थी रामानंद सागर के रामायण में सीता, जी। वो रामायण जो पहली बार रिलीज हुई थी 89-90 में, उसके बाद की बात है, 91-92 में कहीं किसी सेट पर थी। और ये अर्बन लेजेंड है, तो मुझे गालियां देने की जरूरत नहीं है कि ये सच है गलत है क्या है, ये दीपिका ही अप्रूव करेंगी, लेकिन ये अर्बन लेजेंड है। वो कहीं खड़े होकर किसी 5 स्टार होटल के बाहर सिगरेट पी रही थी और एक महिला आई और उन्हें तमाचा जड़ के चली गई और गरिया के। उसके बाद उन्होंने सिगरेट छोड़ी। रामानंद सागर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बिल्कुल सात्विक भोजन लेना शुरू कर दिया था शुरू कर इस दिया। दौर में। अब आप इन दोनों अर्बन लेजेंड्स के बीच में एक देखिए कि इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया है रामायण की कथा कहने में, भले वह खल पात्र है, जो अपने बेटों का नाम तैमूर और जहांगीर रखता है। तैमूर मानवता के इतिहास का सबसे काला धब्बा, जिसने दुनिया की 2 से 3% आबादी का कत्ल किया था, उस तैमूर के नाम पर रखा है। और बकवास करने को तो तैमूर का मतलब फौलाद होता है, इस्पात होता है, और कुछ भी कहा जा सकता है। उसी तरह जहांगीर का मतलब जहां को जीतने वाला, जहां पर शासन करने वाला। लेकिन मुगलिया सल्तनत में, अब ये तो मैंने कहूंगा कि कौन ज्यादा करप्ट था, कौन ज्यादा विलासी था, कौन ज्यादा क्रूर था, क्योंकि बाबर से लेकर हुमायूं और अकबर सब के सब वैसे ही थे। कोई शराबी था, लेकिन जहांगीर में सारी खूबियां थी। ठीक है। वह 6 छोटे ग्लास शराब के साथ 2.5 ग्राम अफीम घोल के पीता था। दिन रात अफीम के नशे में उसका राज चलाती थी नूरजहां। और ये सब बातें कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, ये सारी बातें उस समय के जो लोगों ने लिखा है। आप अकबरनामा देखिए अबुल फजल की, उसमें आप लिखते रहिए उसको, अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, उससे नहीं हो जाएगा। ठीक बात। आप हुमायूं को लिखते रहे, हुमायूं सबसे डरपोक आदमी था, शेरशाह के डर से भागा भागा फिरा। वो तो इस देश का दुर्भाग्य है कि शेरशाह मर गया 5 साल में, वरना हो सकता है कि मुगलिया सल्तनत ही ना होती, या क्या होता नहीं होता वो अलग मुद्दा है। वो अलग बात, बिल्कुल सही बात। दूसरी बात ये है, और तीसरी बात, और इन सब के अलावा एक तीसरी बात ये होती है कि आप जब इस तरह की कृतियां बनाते हैं तो एक श्रद्धा के भाव से बनाते हैं। अगर आप में वो नहीं तो सैफ अली खान में वो श्रद्धा नहीं हो सकती है, मनोज मुंतशिर में वो श्रद्धा नहीं हो सकती है। आप जब रामायण बनाएंगे तो वह कोई इंटरटेनमेंट की बात नहीं है, वह एक किसी भी परिस्थिति में एक शिक्षाप्रद ही कहानी है। वह मनोरंजन करती है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा देना, वाइसे वर्षा नहीं है कि मनोरंजन के साथ हम कुछ कह जाएंगे। तो इसलिए यह 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से यह महान कुरूप दुर्घटना हुई है, जिसका मुखड़ा भी देखने में जनता शर्मा रही है। लोग अपना टिकट लौटा रहे हैं और लोगों ने इनको जवाब दे दिया है, हम और आप इनको क्या